सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ था कि एग्जाम से पहले कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कवर करके जाना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके फोर्थ तक चैप्टर तक के या 4 यूनिट तक के जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कस कर लिया था आपके साथ। तो उसी को आप कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 5 से हम लोग आगे के जो है टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और उनको पढ़ के जाना है। देखो, मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि यही टॉपिक्स आएँगे, लेकिन मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर 8 साल से टीचिंग में हूँ और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैंने एग्जाम दिया था उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप फुल्ली इस पर डिपेंडेंट मत होइएगा। आप बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर करके जाइएगा। मैं बस लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। आप इन टॉपिक्स को तो पढ़ोगे ही, इसके अलावा भी आपको सारे टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। हमने जो टेस्ट सीरीज जो चालू किया हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर थे वो टेलीग्राम में अभी भी अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम में जाके वो क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि जो सोशल के जो मैंने क्वेश्चन आंसर के जो लास्ट जो वीडियो अपलोड किया हुआ था, सर इसके आंसर भी बताइए करके। देखिए, मैंने जो आपको चैप्टर जब पढ़ाया हुआ था तब मैंने आपको बता दिया था कि आपको मतलब इस स्टोरी वाइज़ मैंने सब चीज़ को डील किया हुआ था। अगर आप बोलोगे कि सर आंसर बता दो करके तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो उससे बेटर आपका क्या है कि मैंने क्वेश्चन जो बताया है आप उसके आंसर को खुद से जो है जनरेट करने की कोशिश करो। आप खुद नोट्स बनाओ और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में इस पर प्रैक्टिस करो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है आंसर देने में, लेकिन मैं जो आंसर दूँगा फिर उसको आप रट लोगे, तो वो हैबिट नहीं डालना चाहता। सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस में अपने ओन वर्ड से क्रिएट करने की कोशिश करो आप लोग सारे आंसर। अगर फिर भी डिफिकल्टीज होगी तो मेन हाइलाइटेड पॉइंट जो है मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में ये हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, ये हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, आप उनको पढ़ के जो है जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 5 क्या है? आवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब इस चैप्टर से हमें कौन-कौन से टॉपिक जो है अच्छे से कवर करके जाना है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। इन्वायरमेंट का डेफिनेशन 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, या इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको किसने यूज किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस वर्ड को यूज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है एजी टांसले। ये एग्जाम में किसी न किसी एक एग्जाम में डेफिनेटली पूछा हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि 2020 के एग्जाम में था या 2021 के एग्जाम में था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले जो है किस साइंटिस्ट ने जो है इकोसिस्टम वर्ड को यूज किया था और कब यूज किया था। तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया यहाँ से। एक तो इकोसिस्टम क्या होता है ये, और दूसरा इकोसिस्टम जो है सबसे पहले वर्ड किसने यूज किया था ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट जो आपको इस चैप्टर से पढ़ना है वो है इकोसिस्टम इन ट्रॉफिक लेवल्स। कितने अलग अलग लेवल्स का ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, कौन कौन से इसमें आते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, पहले ट्रॉफिक लेवल पर जो है आते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। फिर क्वाटरनरी जो होते हैं ये कहाँ पे आते हैं, पांचवें ट्रॉफिक लेवल पर जो है आते हैं। तो आपको ये ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में आपको पढ़ लेना है कि कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल पर कौन कौन जो है आते हैं। फिर उसके बाद देखो पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब ये भी एग्जाम में हो सकता है कि आपको पिरामिड एक एग्जांपल दे दे कि एक इकोसिस्टम में इतने प्राइमरी कंज्यूमर हैं, इतने सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, इतने टर्सरी कंज्यूमर हैं। बताओ यहाँ पर ये जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको पिरामिड के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको मिल गया कि मतलब किसने जो है एनिमल इकोलॉजी नामक बुक जो है लिखा हुआ है। तो चार्ल्स एल्टन जो है इन्होंने क्या किया है, एक बुक लिखा हुआ है 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। वहां पर हमने क्या वर्ड यूज किया, क्या वर्ड के बारे में पढ़े थे, इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले या इकोसिस्टम या इको पिरामिड वर्ड जो है, इकोसिस्टम किसने यूज किया था, एजी टांसले ने। यहाँ पर पूछेगा कि इकोसिस्टम से रिलेटेड जो बुक है एनिमल इकोलॉजी, इसको किसने लिखा है। चार्ल्स एल्टन ने लिखा है 1927 में। तो ये आपको पढ़ के जो है जाना है। फिर नेक्स्ट है आपको पिरामिड के बारे में पढ़ना है कि पिरामिड कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, पिरामिड ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन।
अब ये राइस फार्म का है, किसान के खेत जो होते हैं ना, खेत का है ये। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी हो गया, फिर ये हो गया ये तो प्रोड्यूसर हो गया, सॉरी प्रोड्यूसर हो गया, फिर प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्सरी हो गया, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ के जाना है कि कैसे जो है ट्रॉपिक लेवल जो है बनते हैं, पिरामिड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है आपको पिरामिड के बारे में क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आगे देखते हैं, अगला है पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी तो उसी से रिलेटेड ही है, आपको यहाँ से पढ़ना है। अब देखो एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉपिक लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का ट्रांसफर जो है किस तरीके से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर होता है, इसको 10% रूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 10% रूल होता है क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है, जैसे प्लांट की बात करें, मेनली जब प्रोड्यूसर बोलते हैं हम लोग, तो प्लांट ही हमारे माइंड में आता है। प्लांट जो होते हैं अपना फूड कहाँ से बनाते हैं, तो सनलाइट के हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो है वो बनाते हैं। तो सन से आने वाले जितनी भी लाइट होती है या लाइट एनर्जी होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% कौन यूज करता है, प्लांट जो है यूज करता है। फिर प्लांट ने जितना भी एनर्जी बनाया, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब प्लांट के पास जितनी भी टोटल एनर्जी है, उसको जब प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसको जब ईट करेगा, तो प्लांट का सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होगा, ट्रांसफर हो पाएगा प्राइमरी पे। मतलब जैसे इस पिरामिड में देखते हैं, मान लो प्लांट ने जो है 1000 जूल एनर्जी जो है बनाया। ठीक है, कितना एनर्जी बनाया, 1000 जूल। इसको प्राइमरी कंज्यूमर खा गए, तो 10,000 जूल एनर्जी पूरी की पूरी इनको नहीं मिलेगी। 10,000 जूल का या 1000 जूल का सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही इनको मिलेगा, बाकी 90% एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो सपोज इन्होंने जो है 10,000 जूल एनर्जी बनाया था, तो 10,000 का 10% क्या होगा, 1000। तो अगले ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 1000 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब इनके पास कितनी एनर्जी है, 1000। 1000 का 10% कितना होगा, 100। जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इनको कितनी एनर्जी मिलेगी, इनको 100 जूल मिलेगी। फिर इस ट्रॉपिक लेवल से ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पर जाएंगे, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 जूल। तो हमेशा जो है अगले ट्रॉपिक लेवल पर निचले ट्रॉपिक लेवल से 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया, कि सन से जितनी भी एनर्जी मिलती है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% ही जो है प्लांट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन में क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से जो है कार्बन रिलीज होता है, फिर इन्वायरमेंट जो है उसको क्या करता है, सक करता है, फिर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फिर ये साइकिल किस तरीके से चलते रहता है, कार्बन साइकिल के बारे में ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। फिर इसके बाद ह्यूमन का इंटरवेंशन किस तरीके से इकोसिस्टम में हो रहा है, और ह्यूमन इंटरवेंशन किस तरीके से हमारे लिए इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, और क्यों ऐसा हो रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, प्लांट वगैरह ट्रीज वगैरह को कट डाउन करने के कारण इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। पॉपुलेशन जब किसी एक स्पेसीज की ज्यादा हो जाती है, तो पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जा रहा है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि अभी हमारे इंडिया में जो है बाहर बाहर के देशों से जो चीता को लाया जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी नामीबिया से चीता को लाया गया था और मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। अभी साउथ अफ्रीका से चीता आ रहा है, उन चीता को जो है कहाँ रखा जाएगा, नेशनल पार्क में। क्यों ऐसा रखा जा रहा है, ताकि इकोसिस्टम में सब चीज क्या रहे, बैलेंस रहे। किसी इकोसिस्टम में अगर किसी भी स्पेसीज के नंबर अगर काफी ज्यादा हो गए, तो फिर क्या होता है, वो इकोसिस्टम बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए जो है चीता वगैरह की जो है जरूरत जो है पड़ रही है, और हमारे इंडिया में इसको लाया जा रहा है। तो इस चैप्टर से आपको इतनी सारी चीजें पढ़ के जानी है। एमसीक्यू आपको बिल्कुल पढ़ना ही है अच्छे से। इसके अलावा व्हाट वी हैव लर्न, ये भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। चलो अगले चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको काफी अच्छे नंबर के क्वेश्चन जो है देखने को जो है मिल सकते हैं। तो यहाँ से पहले तो आपको करंट देख लेना है कि करंट क्या होता है। जब चार्जेस जो होते हैं कंडक्टर में फ्लो होते हैं, तो उसी के फ्लो होने के कारण करंट जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सिंपली होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब इसका यूनिट आपको ध्यान में रखना है कि क्यू का यूनिट कूलम होता है, टी का जो है सेकंड होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर क्या होता है। इसके अलावा आपको सिंबल भी याद रखना है
कि बैटरी के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर के लिए कौन सा यूज करते हैं, ज्वाइनिंग वायर के लिए कौन सा यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब इसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है W अपॉन में Q, इसका यूनिट क्या होता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉर्ज सिमंस ओम का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है ये आपको पूछा भी जा सकता है या इसका न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या होता है, आप आपको मालूम होगा V इज इक्वल टू आई आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से देखो V इज इक्वल टू आई आर, इसी को अलग अलग करके आप क्या कर सकते हो, चेंज करके भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा, या I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। R जो होता है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से मैंने बताई हुई है। अच्छा, ग्राफ के बेसिस पर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सा ग्राफ, जैसे यहाँ पर P है, Q है, R है, तो इसमें जो है किसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होगा, ऐसा भी मैंने आपको क्वेश्चन जो है समझाया हुआ है, तो आप बिल्कुल यहाँ से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस किस किस बातों पर डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो आपके एग्जाम में ये भी उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या किस बात पर डिपेंड करता है, यह आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A, जहां पर रो जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट होता है जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर होता है। बेसिकली हमने जो चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, वो आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा तो आपको सब चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, आपको रटने की भी जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे एक और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर एक कोई रेजिस्टेंस है जिसका जो रेजिस्टिविटी है वो 8 यूनिट है, जब हम लोग इसके वायर के थिकनेस को डबल कर देते हैं, तो अब उसके बाद उसके वायर के लेंथ को हम लोग हाफ कर देते हैं, लेंथ में भी हमने चेंज कर दिया और एरिया को हमने डबल कर दिया, तो बोलेगा कि बताओ अब नया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन में A। रो तो होता है, ये कांस्टेंट होता है, वायर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक मटेरियल के लिए रो की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्वेश्चन में बोला कि लेंथ को आधा कर दिए, मतलब यहाँ पर L/2 हो जाएगा, एरिया को हमने डबल कर दिया 2A हो जाएगा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, मतलब नया रेजिस्टेंस जो है पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/4 होगा। तो पुराना रेजिस्टेंस कितना है 8, उसका 1/4 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको ये तो करना ही है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस रखे हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल अगर रखे हुए हैं तो पैरेलल का जो है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, सॉरी डेरिवेटिव बोलता हूँ, इसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया हुआ था, आप वीडियो में जाकर अच्छे से देख सकते हो, वहां पर सीरीज और पैरेलल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस जो है किया हुआ है। किरचॉफ्स लॉ भी हमने पढ़ा हुआ है, तो किरचॉफ्स लॉ भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अच्छा, जो इस वीडियो को डायरेक्टली पहली बार देख रहे हैं, जो चैनल पर नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल में जाइएगा और वीडियो सर्च कीजिएगा, बहुत सारे पुराने वीडियोस भी हैं, जैसे कैसे लिखना है एग्जाम में, पुराने चैप्टर्स के वीडियोस, अगर आपको किसी चैप्टर में स्कूल में समझ में नहीं आया होगा या कोचिंग में समझ में नहीं आया होगा, तो बड़े इजी वर्ड में उस चैप्टर को मैंने समझाया हुआ है, तो आप चैप्टर का नाम सर्च करके जो है ओपी पटेल वाले चैनल में जो है जाके क्या कर सकते हो, आप वहां पर जो है देख सकते हो, आपको बाकी सारी चीजें एकदम क्लियर जो है हो जाएंगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इस तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको पढ़ के जाना है कि एक हाउस होल्ड में जो है 4 बल्ब रखे हुए हैं, कुछ पंखे रखे हुए हैं, ये इतने हैं, बताओ उस महीने का जो है बिजली बिल कितना आएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट का फॉर्मूला भी आपको पढ़ना है। डोमेस्टिक सर्किट सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से अरेंज होता है, क्या सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, कौन सा कलर जो होता है न्यूट्रल फेस के लिए होता है, कौन सा कलर जो होता है करंट के फ्लो के लिए होता है, क्योंकि 2-3 कलर के कनेक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस जो है रखने चाहिए, जैसे स्विचेस जो होते हैं या प्लग्स जो होते हैं वो लूज नहीं होने चाहिए, वो टाइट होने चाहिए। वायर का प्रॉपर जो है इंसुलेटिंग होना चाहिए, अगर कहीं का वायर का इंसुलेटिंग कवर अगर खराब हो चुका है तो उसको टच करने से आपको शॉक लग सकता है। इसके बाद जो पुराने जो कंडीशन वाले जो वायर है उसको तुरंत बदल देना चाहिए। सर्किट को स्विच ऑफ स्विच ऑन करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, या मेन स्विच आपके पास होना चाहिए जिससे अगर कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप मेन स्विच को क्या कर सको, ड्रॉप कर सको, जिससे करंट का सप्लाई पूरा बंद हो जाए और एक्सीडेंट होने से बच जाए। ठीक है, खासकर ये गर्मी के दिनों में जो होता है ये सारी चीजें काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं। तो आप यहाँ से मैंने जो जो टॉपिक्स बताया आप पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा व्हाट वी हैव लर्नड इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, 1 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, चलो आप इसके बाद हम लोग ये जो बायो वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि हमें लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सकर्शन से हमें क्या-क्या चीजें जो है हमें यहाँ से पढ़नी है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा। आपको जो भी डिफिकल्टीज हो रही होंगी आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को जो है मेरे चैनल के बारे में मालूम नहीं है तो आप उनकी भी हेल्प कीजिए। और एक और छोटी सी चीज, आप लोग सब वीडियोस देखते हैं लेकिन जो है सब्सक्राइबर्स जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने घर वालों को भी करवाइए और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि फ्री में एक चैनल है जो बहुत अच्छे क्वालिटी में जो है सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है। और मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ, आप जैसे 11th जाओगे, 12th जाओगे, जहां तक भी पढ़ोगे, मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से कोई भी फीस चार्ज ना करूं। मेरी पूरी मतलब मेरे अंदर से यही है कि मैं कभी भी फीस लेके पढ़ाऊंगा नहीं। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा क्वालिटी वाला कंटेंट लाता रहेगा, चाहे आप कॉमर्स में चले जाओ। मैं अगले साल की प्लानिंग भी कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स की तरफ जाएंगे या कॉमर्स की तरफ जाएंगे, तो उसके भी टीचर्स जो है मैं हायर करके जो है आपके लिए फ्री ऑफ कंटेंट पढ़ाऊं और अच्छे क्वालिटी में, ताकि आपका पैसा बचे, आपका टाइम बचे और आपका नॉलेज जो है क्या हो सके, बढ़े। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।